नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज हालात बदल रहे हैं। दो महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी और आज भी उसमें नए तरीके की डेवलपमेंट, नई तरह की बातें निकल के आ रही हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान रुक रुक कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। अरनिया और पुंछ में की फायरिंग और दागे मोर्टार। बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग की रद्द, कहा बंद करो फायरिंग। बड़ा सवाल, पाकिस्तान क्यों कर रहा है उकसावे की कार्रवाई। और चुनाव नजदीक आते ही गठबंधन से अलग हुए सहयोगियों के तल्ख तेवर। शिवसेना ने मोदी को बताया अफजल खान, तो मोदी का जवाब, जब तक हूं दिल्ली में नहीं बंटने दूंगा महाराष्ट्र। चलिए, दो खास अहम मुद्दे हैं और पहले शुरुआत हम करने जा रहे हैं जिस तरीके से सीज फायर वायोलेशन लगातार हो रहा है, भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा जो आज का डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर के पास जाकर के इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। क्या कुछ अब भारत का रुख होना चाहिए, अब भारत की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, इस तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आलोक बंसल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी हैं। हमारे साथ इसके अलावा पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा इरफान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। पहला सवाल आलोक बंसल जी आपसे होगा। जो पिछले 2 दिन का डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से और लगातार ये चल रहा है, जब लोगों को उम्मीद थी कि शायद जिस तरीके से बाढ़ आई है, शायद उसके बाद थोड़ी यहाँ पर कुछ रुकावटें आएंगी। हो सकता है कि पाकिस्तान भी इस बात को समझेगा। ईद के दौरान, बकरीद के दौरान इस तरह का मामला पहली बार आया है कि उन्होंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया। यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर के पास जाकर के शिकायत तक दर्ज हुई है। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहली चीज ये है कि हर साल एक गर्मी का एक मौसम होता है जब घुसपैठ होती है कश्मीर के अंदर। इस साल बाढ़ आने से 2 चीजें हुई। पहली चीज तो जो आतंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर घाटी के अंदर था वो कुछ हद तक डिस्ट्रॉय हुआ। कई आतंकवादी मारे भी गए, कुछ पकड़े भी गए। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो बाढ़ का जो पानी जब आगे बढ़ा तो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट के कैंप्स थे उनमें से कई कैंप्स उसमें भी डिस्ट्रॉय हुए। साथ साथ पाक सेना को 5 से 10 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल से कई जगह। इस कारण वो जो विंडो थी उस दौरान कोई घुसपैठ हो नहीं पाई। तो अब जो घुसपैठ के लिए जो टाइम, जो विंडो थी वो काफी कंस्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि इसके बाद अब जाड़ों का समय आने वाला है, बर्फ गिरने वाली है और उसके बाद चुनाव होने हैं। ना पाकिस्तान के हिसाब से चुनाव में कुछ ना कुछ उथल पुथल करना तो वाजिब है, वरना उसके अगर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो गए तो ये तो उनकी बहुत बड़ी हार होगी। दूसरी तरफ क्या है कि बाढ़ में जिस तरीके की राहत सेना ने दी और सरकारी संगठनों ने या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने दी, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, तो जो जनता थी और जो आवाम था उसका सेना के साथ जो था एक तारतम्य जो है बहुत अच्छा बैठ गया। ये भी पाकिस्तान को जो है पसंद नहीं आया और इस कारण आप देख रहे हैं कि एक साथ कई जगहों पे जो है सीज फायर वायोलेशन हो रहा है। एम ये है कि कई जगह एक साथ फायरिंग करके घुसपैठ कराई जाए। लेकिन अब क्या है कि भारत की सेना को भी खुला हाथ दिया हुआ है, तो एक गोली अगर इधर से आती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और यह बराबर चल रहा है। और जब एस्केलेशन विंडो पे ये चीज थोड़ी आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान ने रियलाइज किया कि उनके साथ एक थोड़ी समस्या है। वो ये है कि जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल में हैवी वेपन्स फायरिंग करने लगते हैं तो जो कोलैटरल डैमेज होता है वो उस जनसंख्या का होता है जिसको कि वो भड़काने की कोशिश करते रहे हैं भारत के खिलाफ। तो क्योंकि कश्मीर घाटी में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जितने भी गांव हैं और जितनी भी जनसंख्या वो मुस्लिम बहुल है, वही स्थिति पुंछ और राजौरी में है अधिकतर। इस कारण अब हम एक बड़ी नई चीज देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के अक्रॉस फायरिंग हो रही है। जो अरनिया में हुआ है ये पहली बार हो रहा है कि आप अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के अक्रॉस जम्मू कश्मीर में फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस तरफ जो गांव है वो हिंदू बहुल गांव है। लगता है पाकिस्तान को शायद ये लग रहा है कि उसकी जो फायरिंग है वो उसके खिलाफ जा रही थी, क्योंकि जिस जनमानस को वो भड़काना चाह रहा था वो उस फायरिंग से अफेक्टेड हो रहा था और उसको लग रहा था कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है ये मुद्दा। तो इसलिए ये नई चीज हुई है। तीसरी चीज हमें ये समझनी चाहिए कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, जिस तरीके की भारत की छवि बन रही है और जिस तरीके का अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया मिल रही है, जहां पे कि लोग जा रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, जापान, चीन, अमेरिका, तो इससे पाकिस्तान के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन है। और हालांकि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है वो हमेशा से भारत से
अच्छे मधुर रिश्ते चाहते थे, और इसी कारण जब प्रधानमंत्री ने उनको निमंत्रण दिया तो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वो आए। हालांकि वहां की सेना ने उनको इसका विरोध झेला था। और जबकि आप ये जानते हैं कि भारत के संदर्भ में जो पाकिस्तान की नीति है उसका अंतिम जो शब्द है वो पाकिस्तान की सेना ही निर्धारित करती है। इसके बावजूद वो आए, और यहां आने के बाद जब हुर्रियत नेता उनसे मिलना चाहते थे तो उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान सेना ने कुछ ऐसा चक्र चला कि नवाज शरीफ की कुर्सी हिलने लगी, और दुनिया के सारे देश कहने लगे कि नवाज शरीफ अब जाने वाले हैं। तो ऐसे हालात में नवाज शरीफ को और कोई सहारा नहीं मिला, उनको सेना के साथ समझौता करना पड़ा। और इस समझौते का जो आपने असर देखा वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उनकी स्पीच थी, वो अगर आप देखते जो जिस तरीके की स्पीच उन्होंने दी, वो स्पीच नवाज शरीफ ने दी, पर उसका जो लेखा था वो रावलपिंडी से आया था। तो उसके बाद भी भारत ने उस पर कोई प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं जाहिर की। अगर आप देखें तो आज जो हालात हैं ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो अपना प्रभुत्व पाकिस्तान के अंदर स्थापित करना नहीं, स्थापित तो है, उसको मेंटेन करना चाहती है। और इसके लिए वो भारत से जो भी शांति की पहल वहां की सरकार ने की उसको खत्म करना चाह रही है। और तीसरी एक और चीज में महत्वपूर्ण चीज कहना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान की सेना के तीनों अंगों के अंदर एक बहुत बड़ा रोग कट्टरवाद का फैल रहा है। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के नेवल डॉकयार्ड कराची के अंदर पाकिस्तान के नौसेना के अधिकारी और पूर्व अधिकारियों ने मिलकर एक जहाज पे कब्जा कर लिया। जहाज पर कब्जा कर लिया, युद्धपोत पे कब्जा कर लिया। वो बाद में उनको हरा दिया गया और मार दिया गया, वो अलग बात है। पर उनका एम ये था कि कब्जा करके उस जहाज को वो बाहर समुद्र में ले जाएं और उस जहाज का उपयोग करके अमेरिकी नौसेना के जहाजों पे हमला किया जाए। तो इस तरीके का जहां कट्टरपंथ फैल रहा हो तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मिड लेवल ऑफिसर्स हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल और सीमा में पहले किसने फायरिंग की इसका निर्धारण करना थोड़ी समय बाद असंभव हो जाता है। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है। तमाम खास पैनलिस्ट हमारे साथ अभी बचे हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे चर्चा जारी रखते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से लगातार सीज फायर वायोलेशन हो रहा है और इस पूरे मसले को पाकिस्तान ने यूएन में मिलिट्री ऑब्जर्वर के पास उठाया है। इसके अलावा इसके बाद भारत की तरफ से भी फ्लैग मीटिंग जो बीएसएफ की होनी थी वो रद्द कर दी गई है। सवाल यही है कि आखिर में पाकिस्तान ये लगातार उकसावे की कार्रवाई क्यों कर रहा है और ये तमाम चीज़ें बंद कैसे होंगी? क्या इसके लिए भारत और अग्रेसिव हो बातचीत के जरिए, या फिर कोई कूटनीतिक रणनीति अपनानी होगी, या फिर जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है लगातार मुंहतोड़, उसी तरीके से ये यहाँ पर शांति सिर्फ जवाबी कार्रवाई के जरिए ही हो सकता है। तमाम खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। प्रोफेसर आलोक बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इरफान रसूल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मिथिलेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी आपके पास आएंगे। अब आपसे समझना चाहेंगे ये एक डेवलपमेंट जो आज नया हुआ है, यूएन खुद ही शुरुआत हुई और उसके बाद यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर के पास खुद ही पाकिस्तान पहुंचा। भारत की तरफ भारत से भी ये बात कहने की कोशिश की गई है कि आप जो है फायरिंग बंद करें, दोबारा सीज फायर वहां पर रखा जाए। ये किस तरीके की रणनीति आपको लगती है? देखिए, जितनी बात आलोक भाई ने बताई है उससे और मैं कहता हूं कि आगे की तरफ जाइए। तमाम बाढ़ है, फौज है, इंटरनल हालात हैं, जिस तरीके से वो यूएन में अलग थलग हुआ है। एक बात और आप देखने की कोशिश करें कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सियासी बहरान में सबसे ज्यादा क्राइसिस में है। और ये क्राइसिस ऐसा है कि विद इन पाकिस्तान ताकतें जो हैं, जो पाकिस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर और भारत के कश्मीर के लोगों को आजादी की मुहिम चला रही है और उनको मॉरल सपोर्ट दे रही है, आज उनके अपने ही मुल्क में एक पूरे इस्लामाबाद को घेरकर उस मुल्क के लोग नवाज शरीफ से, वहां की हुकूमत से आजादी की बात कर रहे हैं।
और कश्मीर के मुद्दे को कोशिश फौज ये कर रही है कि एक ऐसा फेविकोल है जिसके बात करने से तमाम फरीकीन जितने भी हैं वो सब यूनाइट हो जाएंगे और बात बन जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो आज की कार्रवाई है वो पाकिस्तान की रणनीति को साफ जाहिर करती है। पाकिस्तान ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में बात उठाई वो वहां अलग थलग पड़ा, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने बड़े साफ अल्फाजों में कहा कि टेरर के शेडो में कोई बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान को अगर बात करनी है तो वो इससे बाहर निकल के आए और ये नहीं होगा और ये बाइलेटरल है, इसमें कोई तीसरी पार्टी नहीं है। आपको याद होगा 2-4 महीने पहले बंसल साहब भी इसी डिस्कशन में थे कि आप दिल्ली के अंदर यूएन मिलिट्री ऑब्जर्व का जो ऑफिस था उसकी इररिलेवेंट घोषित कर दिया भारत ने, कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, ये खामेखा यहां है, इनको दफ्तर खाली करके जाना चाहिए। उस वक्त भी पाकिस्तान को यह बुरा लगा था। आज जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के पास गया, वहां उसने शिकायत दर्ज कराई है, उसकी पूरी मंशा यह थी कि यूनाइटेड जनरल असेंबली में जो उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिली, उसको मालूम है कि सीज फायर करेंगे, अगर सीज फायर होगा उसका उल्लंघन होगा तो रिटेलिएशन में भारत की तरफ से भी होगा। अब वो बार बार पूरे देश में उनके जितने भी दानिश्वर हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, वो टेलीविजन पे आके कह रहे हैं कि भारत झूठ बोल रहा है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि साहब आप हमारी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे यहां 4 लोग मर गए हैं, हमारे यहां 21 लोग जख्मी हैं। तो वो जिसको कहते हैं कि जिस पाकिस्तान की पॉलिसी जो है पूरी भारत के प्रति झूठ पे आधारित हो, उसी को वो चला रहे हैं। और ये कहते हुए वो यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के पास गए हैं कि देखिए साहब ये ऐसा हुआ है, अब आप इसको उठाइए। लिहाजा उनकी ये कोशिश है कि इस पूरे जो फॉल आउट हुआ है ये सीज फायर वायलेशन का, उसको वो इंटरनेशनलाइज इस तरीके से करना चाहते हैं कि वो जा रहे हैं और वहां बता रहे हैं जिससे कि यूएन में उठे। तो मुझे लगता है कि ये एक आखिरी कोशिश है उनकी। जितनी बातें बंसल साहब ने कही है कि बाढ़ आने के बाद वहां के कैंपों को नुकसान हुआ, बाढ़ आने के बाद भारत की फौज को जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने और जो पाकिस्तान के पेड एजेंट जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं वो लगातार बदनाम करते रहे। जिस तरीके का फौज ने काम किया उसने बता दिया कि भारतीय फौज वहां क्या है और क्यों है। इन तमाम फ्रस्ट्रेशन के चलते पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता ही नहीं है और आज जो उसने शिकायत दर्ज कराई है इसके बाद पाकिस्तान के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की बात ओबामा के साथ हुई है, जिस तरह से ओबामा ने नवाज शरीफ से मिलने के लिए टाइम नहीं दिया, नरेंद्र मोदी को जो इंपॉर्टेंस मिली है, नरेंद्र मोदी और ओबामा के बीच में पाकिस्तान को लेकर बात हुई है, जैश ए मोहम्मद को लेकर बात हुई है, लश्कर ए तौबा को लेकर बात हुई है, दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाहुद्दीन, हफीज सईद को लेकर बात हुई है। यह पाकिस्तान डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि जो अमेरिका उसका अलाई था, जिसको वो वॉर ऑन टेरर के नाम पे बेवकूफ बना रहा था, वो आज भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्क में चलने वाली तंजीमों के खिलाफ कोई मुहिम चलाने वाले हैं। और इसके अलावा भारत के अंदर एक ऐसी सरकार जो किसी भी कीमत के ऊपर कोई कमजोरी का कहीं कोई मुजाहरा नहीं कर रही है। इन तमाम चीजों के बीच में पाकिस्तान का इस फ्रस्ट्रेशन और पाकिस्तान की आज की शिकायत ये दर्शाती है कि ये आखिरी उसने अपने ताबूत में कील ठोंकी है कि इसके बाद अब वो कहां जाएगा। अवधेश जी, आप भी क्या इसको इसी तरीके से देख रहे हैं कि सिर्फ इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए, चूंकि यूएन में जब बोलने का मौका मिला और यूएन में जब कश्मीर का मुद्दा उठाया गया उस तरीके से निगाह गई नहीं और जिस तरीके से उसका जवाब दिया गया भारत की तरफ से कि इसका हल यूएन के जरिए नहीं निकल सकता है, आपको लगता है दोबारा एक कोशिश ये की जा रही है इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की, इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाने की, इस वजह से इस तरह से 10 साल की सबसे बड़ी फायरिंग देखने को मिल रही है बॉर्डर पे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीयकरण शीत युद्ध के समय तो बात इस शब्द का प्रयोग समझ में आती थी क्योंकि उस समय दुनिया में पाकिस्तान का एक समर्थन था और भारत जो है हमेशा जो है 2-3-4 देशों पर अटक जाता था। आज वो चाहे अंतर्राष्ट्रीयकरण करें उसका, चाहे ब्रह्मांडीकरण करें, सृष्टिकरण करें, उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि जब लोगों को जब आप मारते रहते हैं ना तब आपको कोई भी मध्यस्थ या पंच याद नहीं आता है, लेकिन जब आप पर मार पड़ती है खुद जवाब में ना, जब आप पीटने लगते हैं तब आपको एक पंच याद आता है। तो पाकिस्तान की अभी वही हालत हो गई है कि अब तो अब सफेद फ्लैग दिखाए नहीं जा रहे हैं। 17 बार इसमें उल्लंघन हुआ है इस महीने में अभी तक, जो आज अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। 17 बार में एक बार भी बीएसएफ ने जो सफेद झंडा लहराते थे उसने लहराया नहीं है, बल्कि वो उत्तर दिया है। तो उधर मरी है। आप जैसे ये कह रहे थे भाई, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है इंडिया पाकिस्तान, वो क्या है, वो तो 1949 में
जो खास करके कराची वो समझौता हुआ था, तो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा वो रखा गया था कि सीज फायर का वो देखभाल करे कि कोई तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। तो अब वो देखभाल करने के लिए है, उसका कोई भारत ने पहले जैसे इन्होंने बताया कर दिया, उनके पास वो जाएं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में चिल्लाएं, किसी के पास जाके चिल्लाएं। इससे साबित ये हो रहा है कि उनके अंदर अब परेशानी महसूस हो रही है, चाहे वो आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए उनकी रणनीति हो, भारत के चुनाव को बाधित करने के लिए, कश्मीर में अव्यवस्था फैलाने के लिए हो, उनके अंदर सेना के अंतर जो अंतर विरोध है, और सरकार और वहां के राजनीतिक दलों में और सरकार और सेना में जो अंतर विरोध है, इन सारों को लेकर भी अब करते हैं। तो इसमें हमारे लिए केवल चिंता की बात इतनी है कि हम एक शांति जो चाहते थे कि शांति से लोग रहें, हमारे सीमा के एरिया के लोग जो है सुरक्षित रहें, उस पर थोड़ी समस्या पैदा हो रही है। बाकी हमारे लिए इसमें चिंता का कोई कारण नहीं है। भारत की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उससे दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि भारत की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, देखिए भारत ने थोड़ा सा यू टर्न लिया है नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद कि भैया इस मुद्दे पर पहले अगर मारे तो हम भी मारेंगे, बात करने में हमको समस्या नहीं है, लेकिन बात करने के पहले कुछ तो जो है आपका इरादा और ईमान दिखना चाहिए कि आप बात करना चाहते हैं। तो वो एक कड़ाई से उनके पास संदेश गया है। लेकिन इस समय भारत के पास चारा क्या है? अगर वो गोली चलाते हैं तो उसका जवाब देने, वो आगे गोली ज्यादा न चला सके इसके लिए उन पर हमला करने, उनको भी ज्यादा से ज्यादा क्षति और उनकी सीमा के उस पार नुकसान पहुंचाने, इसके अलावा कोई भी सैन्य रणनीति या कूटनीति इस समय क्या हो सकती है? अब हम तो उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि बात करिए, हमको तो कोई मध्यस्थ चाहिए नहीं। अब ये उनको तय करना है कि वो विनाश चाहते हैं या वो अपने को जो है एक शांति और सह अस्तित्व में के रूप में, राष्ट्र के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को तय करना है। हम तो जैसे को तैसा के लिए तैयार है। अगर आप गोली चलाओगे उसका जवाब हम बड़ी गोली से देंगे, अगर आप बात करने आओगे, इरादा देखेंगे तो हम बेहतर जाके पहल करेंगे बात से। ये बिल्कुल साफ है। इसलिए भारत की रणनीति इस समय मैं ये मानता हूं कि यही हो ही सकती थी, इसके अलावा हमारे हाथ में इस समय कोई विकल्प नहीं है। मिथिलेश जी, आपको क्या लगता है इस समय भारत की रणनीति जो है वो सही दिशा में जा रही है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, या आपको लगता है कुछ और तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए भारत सरकार को? देखिए, अब तक के जो आज़ादी के बाद जो बंटवारा के बाद जो रणनीति बनी थी, आज हम देख रहे हैं कि जो काम हमारे सरकार, पूर्व की सरकारें की, आज वही काम जो है आज हम देखते हैं मोदी जी की सरकारें कर रही है। सवाल उठता है कि हम एक तरफ समझौता की बात भी चलाते हैं और दूसरी तरफ जो है गोली भी चलाते हैं। इस सरकार की दोनों तरफ की खामियां हैं, चाहे पाकिस्तान को हो या हिंदुस्तान की हो। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मतलब सीज फायर वायलेशन अगर हो रहा है तो भारत को क्या करना चाहिए? आज जो है ये जो मामला जो है कहीं न कहीं थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। आज़ादी के बाद जो भी सरकार, जैसे कांग्रेस की सरकारें रही, तो वो भी वही काम किया जो आज हमारी सरकारें कर रही है, जो सामने सरकारें हैं। माकूल जवाब जो है, मामला बार बार उठाया जा रहा है कि माकूल जवाब दिया जा रहा है। माकूल जवाब मतलब क्या होता है? यानी हम कहीं न कहीं थोड़ा सा एक्शन में आने की जरूरत है। आज जो है हम कहीं न कहीं जो है, आज यूएनआई वगैरह का जो प्रश्न उठ रहा है या लोग जा रहे हैं, तो आज जो विदेश नीति पर हमारी जो मामलाएं बन रही है, अच्छी बातें बनना चाहिए, लेकिन एक ठोस तो क्या हमला कर दे पाकिस्तान उठाना चाहिए। क्या आप क्या सलाह दे रहे हैं? जैसा लोग कह रहे थे ये क्या तरल कदम है कि लिक्विड स्टेप है मारपीट करना, जो आप ठोस कह रहे हैं। अब मान लीजिए अगर वो हमला कर रहा है, उस पर हम तेजी से हमला कर रहे हैं, उनके साथ हम जो है झंडा नहीं दिखा रहे हैं, तो ये ठोस है कि ये तरल है? और आपने माकूल जवाब दे रहे हैं, देश से माकूल जवाब मिल रही है, लेकिन क्या होना चाहिए बताइए सर? क्या हमला करना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए ये बताइए आप। नीतीश कुमार को पाकिस्तान नहीं करने की बात है, आप सलाह दीजिए ना। जैसे आप जो है एक तो ठोस कदम उठाना चाहिए। क्या ठोस कदम हो सकते हैं? क्या ठोस कदम? जैसे ठोस कदम में जैसे अब उसकी जवाब जो है लेकर
हम जो है नई तरीके से उस पर क्या implement नया- करें। वही मैं जानना चाह रहा था। है ना, जी। ये ठोस कदम को जो है कोई सेकुलरिज्म की भाषा में नया शब्द दें इसको, ये देश नहीं समझ पा रहा कि ठोस कदम का आपका क्या मतलब है। लेकिन आप नहीं, तो माकूल जवाब क्या है? माकूल जवाब आप बार बार यूज कर रहे हैं। कदम का क्या मतलब है? माकूल जवाब क्या होता माकूल है? जवाब हम नहीं कह रहे। नहीं, माकूल जवाब हमारी सरकारें करें कि माकूल जवाब दिया जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि फौज जो बॉर्डर पे लड़ती है उसके बारे में आप तय करेंगे। अगर पाकिस्तान की फौज सीज फायर वायलेशन कर रही है तो भारत की फौज वहां चूड़ी बेचने के लिए नहीं खड़ी है। नहीं, हमारी तो सरकारें सरकार की जगह अपनी बात है, सरकार का काम है बातचीत के लिए कहना, सरकार का काम है दोस्ती का हाथ बढ़ाना, सरकार का काम है फौज जो कर रही है उसको वहां जवाब देना। अब सरकार जाके फौज से तय करेगी कि आपको ठोस कदम उठाना है, माकूल जवाब देना है। पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, आप माकूल ये जवाब होना एक बात क्या सुनिए, हमारे ठोस बता दें, हमारे प्रधानमंत्री जो थे क्या मतलब है? वो 56 इंच का सीना नहीं, दिखाते ये थे। क्या होना फिर मैंने चाहिए? कहा सवाल आपसे उठता है कि आप देश की अपनी पर्सनल राजनीति को भारत की विदेश नीति में न उलझाएं। संक्षेप में सर जरा मुझे बता दें क्या कदम होने छोड़ दें। पुष्पेंद्र जी, ठोस कदम क्या होने चाहिए ये मुझे आपको सिर्फ बता इतना दें आप बताइए। देश के सामने क्या करें। ठोस कदम ये होना चाहिए कि सेकुलरिज्म है, पाकिस्तान छोटा भाई है, नीतीश कुमार को ले जाके माला नहीं, बिहार पहनाए के लोग border नहीं पर, मारे जा रहे हैं ना, और इसलिए वहाँ जो है नीतीश दोनों कुमार सैनिकों की में बातें यहाँ कराएंगे। नहीं आ रही है। बात है कि चलिए, आपने जो कहा, बोल रहे हैं, देखिए आप जो कुल भी बोल रहे हैं एक शर्मनाक जो है राजनीतिक छोटा सा- कार्यकर्ता, ये शर्मनाक है। क्या बात कर रहे हो? छोटा सा ब्रेक एक लेना पड़ भाई, रहा है। भारत और आप- पाकिस्तान के बीच कोई बात है तो इसमें ये 56 इंच बिहार का की सीना, दुकान चलानी है। 56 इंच का उन्हें बिहार सीना के कहाँ मुसलमानों है? को खुश तो करना ठोस है। कदम नहीं है। ये भारत की राजनीति का जो पतन है ना, एक उसके- छोटा सा उसके एक छोटा सा प्रति एक बनकर पतन की नीतीश बात कुमार नहीं है। है। आपने कमर्शियल जो ब्रेक है, कहा एक है, इस मैं ये नहीं कहा। बहस मैं अभी बात गर्मा नहीं बोला हूं। ये इस गर्माती बहस पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इसके हमारी बाद इस पे सरकार चर्चा जारी रखेंगे। जो एक सामने अपडेट अभी मोदी एक अपडेट सरकार अपने है, सभी वो दर्शकों को अभी दे दें। इस समय भी लगातार जो है सीज फायर वायलेशन जारी है। और उन्होंने 2 आर्मी कहा- के जवान और एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर घायल हुआ है साजवान सेक्टर पुंछ के अंदर। ये करीब 7:30 बजे की खबर है। अभी भी लगातार गोलीबारी जारी। छोटा सा ब्रेक के बाद इसी पे चर्चा जारी है। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से लगातार बॉर्डर पे सिचुएशन लगातार तनावग्रस्त बनी हुई है, सीज फायर लगातार हो रहा है। और जब हम चर्चा कर रहे हैं उस दौरान भी खबरें आ रही हैं कि 3 भारतीय जवान जो है वो घायल हुए हैं और बुरी तरीके से। इस बीच आपको एक और अपडेट बता दें कि रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बॉर्डर की सिचुएशन को लेकर के अभी बैठक की है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मिथिलेश जी, आपसे ही आप पे ब्रेक लिया था। बहुत 30 सेकंड के अंदर आप मुझे ये बता दीजिए खाली ठोस कदम क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाता हूँ बहुत संक्षेप में। ठोस कदम तो है कि जो बोलते थे उस क्या बात होना को चाहिए आप implement बताइए। करें। आप बताइए, बोलने की छोड़िए, आप बताइए क्या होना चाहिए। जो उन्होंने कहा उस क्या? बात को इम्प्लीमेंट करे, उसे लाया पटल पर। ठोस कदम आपके साथ में क्या- उन्होंने क्या कहा छोड़ दीजिए। क्या कदम होना चाहिए? अगर आपकी सरकार होती तो जो क्या हमारी करती? कूटनीति नहीं, है, वो सब छोड़िए, ठोस कदम बताइए सरकार को। आप क्या सरकार करे आप ये बताइए अभी। जो हमारी इंटरनेशनल कूटनीति फिर मैंने कहा आप कूटनीति में मत जाइए, आप बताइए क्या करें। डंडे से मारे, बंदूक नहीं, से मारे, वो तोप कूटनीति मारे। कर रहे हैं, ये कूटनीति को छोड़िए, आप वो उसे कूटनीति कूटिए मत। नहीं है। जिस तरीके से आपने कूटनीति को कूट डाला है उससे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। कूटनीति बोल रहे हैं। आपका ठोस कदम क्या है ये बताइए। एक जरा बंसल साहब से पूछते। बंसल साहब, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, लंबे समय से इस तरह की सिचुएशन को देखते आए हैं। आपके हिसाब से अभी जो इंडिया का स्टैंड है, क्या आपको लगता है सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? और किस तरह का और टफ स्टैंड होना चाहिए या किस तरह का एक स्टैंड होना चाहिए इंडिया का, ताकि इस तरह की सिचुएशन बार बार खड़ी होती हुई दिखाई ना दे? और आज अभी जो मुलाकात हुई है रक्षा मंत्री की, अभी जो मेरे पास खबर आई है कि तीनों आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है और इसी मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। क्या इस तरह की आपको युद्ध की संभावना कहीं भविष्य में दिखाई दे रही है क्या? देखिए, 2 चीजें समझनी चाहिए कि सैनिक कार्रवाई का जवाब सेना को देना है, वेरी गुड। शासन को नहीं देना। जब राजनीतिक कार्रवाई होगी तो उसका जवाब सरकार देगी। सेना की कार्रवाई हो रही है, उसका जवाब सेना दे रही है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है, ठीक जवाब दे रही है। और इसी कारण पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। जहां तक सवाल युद्ध का है, आज की हालात में पाकिस्तान की सेना इस हालत में ही नहीं है कि युद्ध कर सके। ये समझ लीजिए 15 जून 2014 को ज़रबे अज़्ब
ऑपरेशन शुरू हुआ उत्तरी वजीरिस्तान में, आज भी चल रहा है, 4 महीने करीब करीब होने को आए, अभी तक उसका समापन नहीं हो पाया। दक्षिणी वजीरिस्तान में राहे निजात के टाइम जो पाकिस्तान की सेना गई थी वो अभी तक वहां से बाहर नहीं निकल पाई है, 4-5 साल हो गए। राहे रस्त के दौरान जो स्वात घाटी में जो सेना गई थी वो अभी भी वहीं अटकी हुई है। कराची में पिछले 1 साल से ज्यादा एक पैरामिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा, जो आज भी 1 साल से ऊपर हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान की सेना पश्चिमी सीमा पे अटकी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो है जिस तरीके के हालात है, मैं आपको बता चुका हूं कि PNS जुल्फिकार पे हमला हुआ, पाकिस्तान एयरफोर्स के सैकड़ों लोग जो है आप कन्विक्ट हो चुके हैं रेडिकलाइजेशन के कारण, तालिबान के साथ लिंकेजेस के साथ। पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर हिजबुत तहरीर के साथ संबंध रखने के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान की सेना युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। तो कदम उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल उचित कदम है। और आप देखिए बड़ी शीघ्र पाकिस्तान बातचीत की फिर पेशकश करेगा और फिर शांति की। एक सवाल और, जो जैसा कि आप स्थिति बता रहे हैं और जब पाकिस्तानी सेना खुद भी समझ रही है कि वो इस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, फिर ये क्या जो पुष्पेंद्र जी भी कह रहे थे, क्या इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए ये इस समय की जो सिचुएशन बनी हुई है वो बनाई जा रही है, जब पाकिस्तान की आर्मी अभी रेडी नहीं है इस तरह की सिचुएशन के लिए? देखिए, जब से परमाणु परीक्षण किए हैं पाकिस्तान ने, तब से पाकिस्तान की हमेशा कोशिश ये रही है कि किसी तरीके से कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए, जिससे कि कोई तीसरी शक्ति आके इसमें मीडिएट करे। क्योंकि पाकिस्तान ने जो शिमला समझौते में जो बात मानी थी, उसके बाद पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि इस तरीके से उसने अपने हाथ काट लिए हैं और अब उसके पास कोई और चारा नहीं था कि तीसरी शक्ति को लाने के लिए, तो ये कोशिश की जा रही है। जहां तक सवाल पाकिस्तान की सेना की कैपेबिलिटीज और ये जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, तो यहां मैंने वही बात कहना चाहूंगा जो मैंने पहले कही थी कि आज एक बटालियन कमांडर क्या करता है उसके बारे में ना तो रावलपिंडी कुछ जान सकता है ना नई दिल्ली जान सकता है। हकीकत यह है क्योंकि एक बार जब ऐसी स्थिति है जहां पे कि हर जूनियर कमांडर को ये फ्रीडम है कि वो इमीडिएट रिस्पांस दे सकता है एनिमी फायर का, तो पहले गोली किसने चलाई ये हमेशा बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे हालात में अगर आप ये चाहें कि पाकिस्तान की सेना जब जानती भी है कई बार, तो उसके बाद कुछ किया नहीं जा सकता। तो अब जो है सरताज अजीज की जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप उसे पढ़ें अच्छी तरह से, तो ये दिखला रहा है कि पाकिस्तान को पिंच कर रहा है अब ये जो फायरिंग चल रही है और पाकिस्तान इससे घबरा रहा है। तो ये अब एक शांति की पहल हो रही है पाकिस्तान की सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप ये भारत के ऊपर है कि हम उसको अब कैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी हुई है उसका पहले तो हम प्रतिरोध करना आवश्यक है और उसका जवाब देना जरूरी है, और उसके बाद शांति के लिए तो भारत हमेशा प्रस्तुत है। और मेरे ख्याल से शांति की कोई पहल होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। चले इस विषय पे एक दो छोटे छोटे रिएक्शन अब फटाफट ले लेते हैं। पहले अवधेश जी आपसे लेना चाहेंगे, कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे आप? आपको लगता है कि अब आगे चल करके 1-2 दिन के अंदर ऐसी स्थिति होगी जब पाकिस्तान शांति की पेशकश करेगा और दोबारा एक बार फिर से जो है युद्ध विराम की बात हो जाएगी, और जो एक युद्ध विराम हालांकि है लेकिन फिर से जो है कुछ इस तरह के कदम उठाए जाएंगे जिससे जो है जो क्रॉस बॉर्डर लगातार फायरिंग हो रही है वो नहीं होगी? नहीं, इसकी तो गारंटी पाकिस्तान की ओर से नहीं है, क्योंकि सेना पर वहां राजनीतिक नेतृत्व का कोई जब नियंत्रण ही नहीं है तो रेंजर्स, पाकिस्तानी रेंजर्स क्या करेंगे उनके हाथ में नहीं है। भारत की बिल्कुल एक रणनीति है कि एक तो सैनिक दबाव इतना बना दिया जाए कार्रवाई करके कि वो मजबूर हो जाए स्वयं अपनी फायरिंग रोक करके और शांति के लिए आगे आने को। लेकिन सेना के साथ शांति नहीं है कि हम झंडा दिखाकर और फ्लैग मीटिंग करेंगे। अगर अब शांति की बात होगी तो ये दिखाने के बावजूद कि तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे, ये भारत की नीति है और उसमें भारत इस समय सफल हो रहा है। तो मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से प्रेशर में आया है, जैसा बंसल जी ने कहा है, उनका बयान जो है वो यही है ना कि हम तो अमन चाहते हैं, भारत से चाहेंगे कि वो अपनी सेना पर नियंत्रण करे और अमन के लिए आगे आए। तो वो एक प्रकार का स्टेटमेंट आ गया है, राजनयिक रूप से वो आ गया है कि भैया शांति की अब हम पहल चाहते हैं। लेकिन जब तक सीमा पर गोली उनकी ओर से चलती रहेगी, भारत कोई भी ऐसी पहल का उत्तर नहीं दे सकता है। एक बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान से हमारे जो राजनीतिक बातचीत थी राजनयिक स्तर पर वो लगभग बंद है। तो वो हालांकि वो बातचीत में एक ही पार्ट था ये, लेकिन वो हमारे बंद है। तो फिर उस आखिर दोनों में संवाद कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि हमारे रक्षा मंत्री वहां के रक्षा मंत्री से फोन पर बात कर ले, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां के प्राइम मिनिस्टर से फोन पर बात कर ले, या फिर यह तय हो जाए कि भाई
दोनों ओर से कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है उनके बीच एक मीटिंग हो जाए लास्ट में, लेकिन जब तक वो हथियार चलाते रहेंगे वो संभव नहीं है। भारत की रणनीति बिल्कुल ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रूप से पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, सैनिक रूप से हम उन पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं और वहां की सरकार इन दोनों दबावों को महसूस कर रही है। इरफान साहब, आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं, जो जिस तरीके की रोशनी डालेगी, क्योंकि इनकी अपना जो पहले भी कहा था इन्होंने, तो पुष्पेंद्र जी मैं सोचूंगा कि आप इस पे अब सरेदस्त हाल क्या है, मतलब होना क्या है। देखिए, एक बात साफ है कि 1965 और 1971 ये दो भारत के सामने ऐसे मौके थे जब भारत अपनी पूरी शर्तों पे पाकिस्तान जिस पोजीशन में आज है ये चैप्टर क्लोज कर सकता था। शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौते को साइन करने के बाद उनके मुल्क में शिमला समझौते के खिलाफ हालात ही खत्म हो गए और आज भुट्टो साहब को उस फौज ने फांसी पे चढ़ा दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो बात अवधेश भाई कह रहे हैं, जो बात बंसल साहब कह रहे हैं कि देखिए ये तो एक तात्कालिक चीज है कि एस्केलेशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान ये तो अंदरूनी तौर पे जानता है कि इस एस्केलेशन को एक लिमिट से आगे नहीं ले जा पाएगा। आप जानते हैं कि लाहौर जो उनका सबसे खूबसूरत और अच्छा और बेहतरीन शहर है, उस शहर को 7 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। जिस मुल्क की इकोनॉमी कलेप्स हो चुकी हो, जिस मुल्क में 3-3 महीने तक सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलती हो, वो मुल्क इस वक्त युद्ध की बात सोच ही नहीं सकता है। हां, वो बार बार वो गीदड़ भपकी दे रहा है भारत को। उसको लगता है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है पीस निक्स की, जिनकी एनजीओ की दुकानें चलती हैं, वो भारत पे दबाव बनाएंगे जैसा कि यहां होता रहा है कांग्रेस की सरकारों के जमाने, और कहीं ना कहीं बात होगी। लेकिन सिर्फ मैं भारत सरकार को एक एडवाइस, बगैर मांगे एक एडवाइस देना चाहता हूं कि शांति की जब इस बात हो और एस्केलेशन बढ़े और इतनी दूर तक जाए कि जब पाकिस्तान शांति की बात करने के लिए मेज पे आए, तो उसको मेज पे बिठाने से पहले ही आप शर्त कर लें कि इससे बात आगे बात होगी। शांति की टेबल पे वो इसलिए आएगा कि उसको मालूम है कि किसी तरह से डिफ्यूज करें सिचुएशन को, और फिर मौका पड़ते ही जैसे उसके अंदरूनी हालात थोड़े से बेहतर होंगे वो फिर यही करेगा, क्योंकि उसने 65 के बाद भी यही किया, 71 के बाद भी यही किया। मैं समझता हूं कि साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में पूरी दुनिया के सामने ऐसा करते पाकिस्तान को कि शांति की बात करने से पहले वो शर्तें माने, नहीं खुदा हाफिज, जो चल रहा है इसको चलने दें। और अभी तो सिर्फ बीएसएफ भारत की वहां पर है। आप जानते हैं कि बीएसएफ का काम बॉर्डर को सिक्योर करना होता है। अगर रेगुलर आर्मी गई और उसका रिटेलिएशन हुआ तो पाकिस्तानी फौज को समझ में आ जाएगा कि कहां हाफिज सईद के लोग हैं, कहां नॉन स्टेट एक्टर हैं, कहां आर्मी है। इसलिए पाकिस्तान इस चीज को ज्यादा वक्त पहले समझ ले। अगर भारत ने एक्सक्लेट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, अराजकता की तरफ मुल्क जा रहा है, सिविल वॉर के हालात हैं उस मुल्क के अंदर, लोग रोटी रोटी का त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे में इस फौज के दबाव और लोगों के मरने से पाकिस्तान की फौज पे और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत के ऊपर दबाव होगा। ऐसे में वो सिचुएशन ना आ जाए कि पाकिस्तान के पास भारत के लिए कोई प्रपोजल ही ना रहे। चलिए इरफान साहब, क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से जानना चाहेंगे इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। क्या कुछ इंडिया का स्टैंड होना चाहिए? जितना स्टैंड है वो क्या आपको लगता है पर्याप्त है? और जो तमाम इसका लब्बो लुआब, आप इसको फाइनल कमेंट आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए, जंग किसी मसले का हल नहीं है और जंग खुद एक मसला है। अटल जी जब पाकिस्तान गए थे सदाए सरहद लेकर, बस सर्विस हुई थी जी, तो अली सरदार जाफरी की एक नज्म भी थी, उसमें गुफ्तगू हो बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, यूं ही हंसती हुई तारों भरी रात चले। लेकिन तमाम मौके पाकिस्तान ने खो दिए हैं और तमाम मौके उसके हाथ से, जैसा पुष्पेंद्र भाई कह रहे हैं, निकल चुके हैं। मगर अब भी उम्मीद की किरण बाकी है, कोई ना कोई रास्ता हो सकता है निकले। या जिस तरह बकरा ईद की दुहाई दे रहे हैं, यकीनन वो पाकीज़ा और मुक़द्दस त्योहार है, इसमें एक दिन अभी बाकी है, वो ऐसा कर सकते हैं, क़त्ल गारत, कुछ तो खून से तौबा करें और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो, नई उम्मीद की किरण कोई रोशन। आपको लगता है कि फिर से गुफ्तगू शुरू होगी? मुझे लगता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन शायद तीसरी ताकत का कोई दबाव होगा। तीसरी ताकत हमेशा शामिल होती है और इस बार भी कोई ना कोई तीसरी ताकत सवाल एक यहाँ पर निकल के सामने आएगी, जो है अभी ना आए, हो सकता है बाद में आए। जी बंसल साहब, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, कब तक ऐसा होता रहेगा कि उधर से गोलीबारी हो, फिर हम जवाब दें, उसके बाद फिर बातचीत हो? इसका कहीं आप कोई फाइनल सोल्यूशन देख रहे हैं क्या? देखिए, इसका सोल्यूशन जो पुष्पेंद्र जी ने कहा वही है कि अगर आपकी एक चौकी से गोली आती है तो हम उस चौकी को नेस्त नाबूद कर देंगे। अगर ये
जो सिग्नल है पाकिस्तान की सेना के पास जाने लगे तो जो जूनियर कमांडर जहां से फायरिंग हो रही है वो वाकई में डरने लगेगा। और आज जिस तरीके का रिस्पांस और रिएक्शन पाकिस्तान को मिल रहा है ये कुछ हालात उसी तरीके की है और इसी कारण आप देख रहे हैं कि जो अमन की तरफ की जो पहली बार पहल हो रही है इस तरीके से और सरताज अजीज की जो स्टेटमेंट आई है ये बिल्कुल साफ झलका रहा है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। चलिए, तो फिलहाल जो तमाम पैनलिस्ट हैं उनकी एक ही राय है, भारत इस समय जिस तरीके से जवाब दे रहा है वो काफ़ी माकूल है, काफ़ी सही है और अग्रेसिव तरीके से जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसका अब बार बार बातचीत के जरिए जो है हल नहीं निकाला जा सकता है। हर बार बातचीत के बाद कहीं ना कहीं धोखा मिला है, तो अब भारत को अपनी कम से कम एहसास कराना होगा अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का, ताकि सामने वाले को जो है इस बात का एहसास रहे कि अगर उसने कोई हिमाकत की तो उसको उसका काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वैसे एक बात और मुझे कहनी चाहिए कि हम लोग बार-बार ये डिस्कस करते हैं कि आज सीज फायर का वायलेशन हुआ है, अब हमको ये तय करना चाहिए कि सीज फायर कितने दिन रहा है, ये होना चाहिए। जिस तरीके से वायलेशन हुआ है उससे तो लगता है कि सीज फायर कम हुआ है और सीज फायर सभी लोग एक बात पे एडमिट हो रहे हैं कि भय बिन होए ना प्रीत की जो कहानी है उसको चरितार्थ करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर जो है अब लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, उस पर तमाम पैनलिस्ट मौजूद रहेंगे, उसी पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आज के दूसरे विषय की। जी हाँ, महाराष्ट्र को लेकर के लगातार जो है रोज बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग में उतरे हुए हैं, अब उस पर जो उनके पुराने साथी हैं उनकी तरफ से भी तमाम बयानबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के सम्मान में शिवसेना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन शिवसेना की तरफ से काफ़ी तल्ख टिप्पणी आई है। जी हाँ, शिवसेना की तरफ से कहा गया कि बीजेपी अफजल खां की तरह जो है काम कर रही है शिवाजी में जिस तरीके से, लेकिन आखिरी में शिवाजी ने उनका जो है कत्ल कर दिया था। तो ये एक तरीके से तुलना जो उन्होंने नरेंद्र मोदी की है और साथ ही ये भी कहा महाराष्ट्र को बांटने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, प्रधानमंत्री ने अपना कामकाज छोड़ दिया है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी हैं जेडीयू से, पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, इरफान रसूल साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबसे एक छोटी छोटी टिप्पणी चाहेंगे अभी जो महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति बन रही है। अवधेश जी, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। ये लग रहा था कि शायद चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी शिवसेना दोबारा नजदीक आ सकते हैं अगर सीटों की कमी पड़ती है तो सरकार बनाने के लिए, लेकिन अब जिस तरह की बयानबाजी शिवसेना की तरफ से हो रही है, आप किसे कैसे देख रहे हैं और आपको कोई संभावनाएं दिख रही हैं क्या महाराष्ट्र में दोबारा बीजेपी शिवसेना की नजदीक आने की, और राज ठाकरे की भूमिका क्या होगी, इन सब पे संक्षिप्त में। देखिए, गठबंधन टूटने के पहले से ही शिवसेना के बयानों में तल्खी आ गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर के जी। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं, और जिस दिन गठबंधन टूटा था उस दिन ही अगर शिवसेना का बयान को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। गठबंधन टूटने के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा है कि हम चुनाव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे लेकिन शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये बाला साहेब ठाकरे जी के प्रति जो मेरा सम्मान है उसका मैं ध्यान रखूंगा। ये एक बहुत ही रणनीतिक भी था और एक शालीन वक्तव्य था। रणनीति इस मायने में कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का और बाकी उसके विकास के नारे पर जो वोट मिलना है उसमें शिवसेना के वोट का बड़ा पार्ट होगा। तो वो इसलिए उनके लिए बयान देना जरूरी है कि शिवसेना के कार्यकर्ता उनसे नाराज नहीं हो। लेकिन शिवसेना को लगता है कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी पर हमला करके अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दिखाएंगे कि ये पार्टी अब हमारी एक प्रकार से विरोधी पार्टी हो गई है बाकियों की तरह, तब तक शायद हमारे कार्यकर्ता पहले की तरह आक्रामक होकर के हमारे लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी यह 17वीं शताब्दी में अफजल खान का जो उदाहरण है ये थोड़ा बहुत विकृत उदाहरण है। इस प्रकार का उदाहरण राजनीति में नहीं दिया जाना चाहिए। संभावना लग रही नजदीक आने की आपको? जहां तक आपको ये लगता है तो मैं फिर भी मानता हूं कि इन सबसे चुनाव के बाद के गठबंधन पर की संभावना पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। शिवसेना केंद्र की सरकार में शामिल है, उसके मंत्री ने अभी तक त्याग पत्र नहीं दिया है और चुनाव खत्म होने के बाद अगर वो नौबत आती है तो दोनों मिलजुल के सरकार बनाएंगे। जहां तक राज ठाकरे का प्रश्न है तो राज ठाकरे ने पिछली बार भी 5% वोट काटा था, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सत्ता में पहुंचने की गाड़ी रोक दी थी। 50 से ज्यादा सीटों पर हारने का जो इनका कारण था वो वही था। मुंबई की सभी सीटें ये सब हार गए थे, उसके कारण इस बार असर ज्यादा होगा क्योंकि अब तो 2-3 हजार का वोट भी जो है बहुत बड़ा, 4 पार्टियां बड़ी बड़ी लड़ रही हैं। इस बार देखिए नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सबसे निशाना बनाया, उसके पीछे सोच यही है कि मराठा का जो शिवसेना प्रतिनिधित्व है वो ये लगे लोगों को कि भाजपा का सीधा मुकाबला एनसीपी से है, वो देखते, इसीलिए वो एनसीपी को ज्यादा निशाना बना रहे हैं कि ये जो वोट है शिवसेना और इसका एक कंसोलिडेट हो, मराठों का वोट जो है जो भाजपा विरोधी है वो एनसीपी में हो जाए और एनसीपी और हमारे बीच मुकाबला हो। चलिए पुष्पेंद्र जी, संक्षेप में आप कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति को? मुझे लगता है कि 15 तारीख तक जो है ना ये तलखी बढ़ेगी और जो बात पहले भी मैंने कहा है कि आज की जो राजनीतिक हमलेबाजी हो रही है, चाहे वो शिवसेना की तरफ से हो और उसके बाद का जवाब जिन सधे हुए शब्दों में नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, उससे 15 या 16 या 17 या 18 तारीख 19 तारीख को जो काउंटिंग होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये दोनों तरफ से अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति है और इसीलिए आप देखें कि जो 2 क्षेत्रीय दल हैं जिसमें एक शिवसेना है और एक एनसीपी है, एनसीपी का रोल है और एनसीपी पे जितना वो हमला करेंगे उतना ही जिसे कहना चाहिए कि वो वोट बीजेपी की तरफ आएगा। लेकिन बीजेपी और शिवसेना का जो अब तक कॉमन वोट रहा था उसमें से शिवसेना कोशिश करेगी जो मराठा की अस्मिता की लड़ाई लड़ती रही है। इसी के चलते आप देखें बीच बीच में एमएनएस के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, वो बहुत कुछ शिवसेना के नजदीक आ गए हैं इसी के चलते। चलिए इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री पे जिस तरीके से शिवसेना नाराजगी दिखा रही है, हमला बोल रही है, आपको लगता है नजदीकी चुनाव बाद हो सकते हैं, आप वहां मौजूद नहीं है, इस स्थिति को कैसे आकलन कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, खासकर की भाजपा की जो रणनीति है उसके तहत तो साफ स्पष्ट है। जितनी भी जैसे अकाली दल से भी आज राष्ट्रीय सहारा वगैरह में छपा है कि उससे भी गठबंधन जो है खत्म होगी और भी जो उनकी रणनीति है, समझे ना, उसके तहत है। काहे कि एक देहाती मसला है, पिया भैल कोतवाल अब डर काहे को, ऐसा लग रहा है उनको कि अब हमें तो भाई ब्रह्मांड की मालिक बन गए हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी वो जो है छोटे छोटे दलों से तालमेल करके आगे बढ़ने का याद नहीं है उनको, शायद भूल गए हैं। और एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मतलब अपने आप में एक घमंड सा प्रतीत हो रही है। तो आपको लगता है कि आपने सही फैसला कर लिया, सही पहले अलग हो गए वरना बाद में खुद अलग कर देते? नहीं, हम लोग तो देखिए जेडीयू तो पहले वो अपना वो रास्ता इख्तियार कर, ये अलग थलग पड़ और रहे हैं, निश्चित रूप से जानिए इनका जो वक्तव्य रहा है, वास्तव में अगर देखा जाए तो कहीं से भी विकास की बातें, गरीबी उन्मूलन की बातें, नौकरी देने की बात, इनकी एक भी बात कोई भी खड़ा नहीं उतर रहा है। महाराष्ट्र की बात करें या जेडीयू क्यों नहीं जो लड़ने जा रही एनसीपी चुनाव, का मामला है, एनसीपी से इनको टारगेट बनाया है। संक्षेप छपरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या गरीब विरोधी सरकारें हैं, गरीब विरोधी सरकार। चलिए ठीक है, इरफान साहब आपकी तरफ से फाइनल कमेंट, कैसे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति? मुद्दा महाराष्ट्र का है, शिवसेना का है या बीजेपी का है या और भी कुछ बोला जा सकता है इस पे? आप महाराष्ट्र के बारे में बताइए कि इस समय कांग्रेस एनसीपी की कोई बात या महाराष्ट्र के चुनाव की कोई बात या 15 अक्टूबर को वहां चुनाव है। जब से मोदी सरकार आई है आप देखिए गठबंधन पर जो मर्ज गठबंधन तोड़ने का चला है वो अब तक जेडीयू से शुरू हुआ, फायदा होगा या नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं तो आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा या किसको फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, किसकी सरकार बनेगी, ये पूछ रहे हैं। वही मैंने आपसे पूछा कि आप बात किसकी कर रहे हैं, कहीं गुनाह तो ना हो जाए किसी और पार्टी के नाम लेना। सवाल ये है राष्ट्र का महाराष्ट्र है, आपको मानना है कांग्रेस की सरकार आ रही है, राष्ट्र का महाराष्ट्र है, इसलिए राष्ट्र की बात कीजिए। तो जो गठबंधन तोड़ने की रणनीति चली है उसका सिलसिला आज तक जारी है और उसका सिलसिला जारी, और ये नुकसानदेह बीजेपी के लिए पक्का होगा क्योंकि बीजेपी ने अब तक दोस्तों को खोया है। सरकार में आने के बाद एक घमंड का तरीका नजर आता है, हर एक को ठोकर मारना, हर एक को लात मारना, वो सिलसिला सीधा सीधा नुकसान होगा क्योंकि शिवसेना ने बीजेपी को महाराष्ट्र में पाला है, उन्होंने बीजेपी ने शिवसेना को धोखा दिया है। एक छोटी सी बात, आपकी बात से मुत्तफिक यहाँ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वहां जंग शुरू हो गई थी। और कह रहा हूं, कौन बीजेपी कौन शिवसेना, वहां धोखेबाजी नजर आई है साफ आवाम के लिए। कैसे एग्रीमेंट होगा? मैं बिल्कुल मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं कर भी नहीं सकता। चलिए
इसका फैसला 15 अक्टूबर को होगा कि आखिर में किस तरीके से लोग वोट कर रहे हैं, और 19 तारीख को फैसला आएगा कि कौन सा गठबंधन बाजी मारने में कामयाब होता है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।